Hello friends, this is हिमांशु रंजन. Today I came up with one more MCQ series for all of you. जैसा कि आप लोग देख चुके हैं yesterday मैं आप लोगों के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. फॉर सीएमए इंटरमीडिएट वालों के लिए डीटी पेपर का भी मैं चला रहा हूं एमसीक्यू सीरीज. मैं ऑलरेडी फॉर सीएमए इंटरमीडिएट लॉ का एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर चुका हूं. अभी सीएमए इंटरमीडिएट डीटी का मतलब इनकम टैक्स का भी मैं सीरीज चला रहा हूं. और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट डीटी का पेपर कंप्लीट होने के बाद भी आप जो पेपर को बोलिएगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा पेपर का फिर आपको एमसीक्यू का सीरीज चाहिए. तो भाई उसके बाद डीटी के बाद मैं उसी पेपर को स्टार्ट करूंगा. ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक ये अर्लियर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि यस्टरडे क्लास में हमने 20 एमसीक्यू तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है टैक्स पेएबल बाय ए रेसिडेंट इंडिविजुअल. ठीक है, टैक्स पेएबल बाय ए रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ ही हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,60,000 रुपीज बट हैज नो अदर इनकम. ठीक है, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसका एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसको 2,60,000 रुपये का इनकम है. ठीक है, तो बट उसके बाद उसका कोई इनकम नहीं है, नो अदर इनकम है. तो बताइए कि उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा? तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ. उसके ऊपर 1 मिनट. देखिए 2,60,000 तो इसका था. तो इसमें आप 2.5 मतलब आपको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ. तो 2,60,000 आप चलिए पूरे लिख देते हैं आपके लिए. यहाँ से हम इसको पॉइंट को हटा देते हैं. तो 2,60,000. ठीक है, 2,60,000 से 2,50,000 तो आपका जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलता है 2,50,000, तो उसको रिड्यूस करिए तो बचेगा आपका 10,000 रुपया बचेगा. ठीक है, आपका 10,000 रुपया बच गया. तो फिर बोला कि द टैक्स पेबल बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ ही हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट होता है वो होता है 20%. ठीक है, वो होता है 20%. तो 20% करिए, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,000. ठीक है, ठीक है 2,000 आएगा आपका आंसर. तो देखिए आंसर में है 2,000 नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द एबव. ठीक है, नन ऑफ द एबव. ठीक है, ये मैं बता दूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि टैक्स पेबल बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल. रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर पूछा ना यहाँ पे तो आप बेसिक एग्जामिशन लिमिट का फायदा उठा सकते हैं. बट यहीं पर अगर क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल रहता तो वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट का फायदा नहीं उठा पाता. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे. तो अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल होता तो उसको पूरा 2,60,000 पे उसको टैक्स देना पड़ता. मतलब कि 2,60,000 का 20% कर दीजिए तो फिर जो भी बनता है उसको टैक्स देना पड़ता है. ट्वेंटी वन का डी हो गया. हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है ए बिनिंग फ्रॉम लॉटरी इज ₹50,000. बिनिंग फ्रॉम लॉटरी इज 50,000 एंड expense incurred to earn such income is 5,000. its taxable income is. बोल रहा है कि अगर आप एक लॉटरी से जीते हैं 50,000, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपका खर्च हुआ है 5,000, तो बताइए कि टैक्सेबल इनकम कितना होगा? तो टैक्सेबल इनकम 50,000 रुपया ही होगा. आप चाहे कितना भी खर्च किए वो मैटर नहीं करता है.
ठीक है। तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा या टैक्सेबल इनकम होगा वो 50,000 रुपये होगा। जितना आप जीते उतना टैक्सेबल होता है। उसके बाद वो आप जितना भी कितना कुछ भी आप एक्सपेंस किए, कुछ भी खर्च किए, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा 50,000। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है नेट सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स 10,000। ठीक है। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 10,000 इस 2.5 लाख। ठीक है। टीडीएस काटने के बाद आपका सैलरी बचा 2.5 लाख। तो पूछ रहा क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी, तो बताइए टैक्सेबल सैलरी कितना हुआ। ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका जो टैक्सेबल जो भी बनता था आपका द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा ना, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना, तो आपका जो भी टैक्सेबल सैलरी बनता है वो आ जाएगा। ठीक है। तो 2,60,000। ठीक है, 2,60,000 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जैसे सैलरी का टीडीएस करता है ना आपका, तो पूछा कि अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी बताइए, तो 10,000 रुपये आपका काटा था टीडीएस, और आपका टीडीएस कटने के बाद आपका बचा 2.5 लाख। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको जो भी टैक्सेबल सैलरी बनता है वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अगर आप डोनेशन देते हैं अंडर सेक्शन 80 GGA, ठीक है, तो कितना डिडक्शन आपका मिलेगा, तो आपका 100% डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। मतलब आप जितना भी दिए हैं उतना आपका डिडक्शन मतलब माफ, उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी ना बनेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 था अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 80 GGA, तो आपका 100% का डोनेशन का आपको डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया। एग्रीकल्चरल लैंड कोई भी होता है वो लोकेटेड होता है रूरल एरिया में, तो बताइए कि वो कैपिटल एसेट होगा? नहीं, कैपिटल एसेट थोड़े ना होता है। जैसे कि आप कैपिटल एसेट का डिफिनेशन पढ़े हो। कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मीन्स एनी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी बट डस नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर लैंड। ये तो पढ़े हैं ना, बट डस नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर लैंड। तो डेफिनेशन से ही देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नॉट ए कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है टीडीएस अंडर सेक्शन 193 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इफ पेई डस नॉट फर्निश पैन। पेई है जो फर्निश नहीं किया पैन। ठीक है, जो पेई है वो पैन फर्निश ना किया, तो फिर बताइए कि टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा उसके ऊपर। ठीक है। TDS under section 193 in respect of interest on security pay does not furnish PAN। अगर पे पैन फर्निश ना किया तो फिर बताइए टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा। रेट इन फोर्स, रेट एज पर एक्ट। ठीक है, मतलब ये 193 का जो भी TDS का रेट बनता था वो बोल रहा है। और ऑप्शन 3 है नील, मतलब कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव मतलब कि ये तीनों में से कोई भी नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी पेई है, अगर वो फर्निश नहीं करता है पैन, तो उसके ऊपर जो भी TDS का रेट लगता है ना वो 20% लगता है। ठीक है, 20%। तो 20% यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे मेंशन है नन ऑफ द एबव। मतलब ऑप्शन जो भी ऊपर का 3 है वो नहीं है, तो मतलब कि नन ऑफ द एबव होगा। नन ऑफ द एबव होगा, बट इसका आंसर होगा 20%। 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर है नन ऑफ द एबव। ठीक है, अगर आप पैन नहीं दीजिएगा तो फिर आपके ऊपर TDS करता है वो 20% करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है क्वेश्चन नंबर 27 इनकम ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A इज एग्जेम्प्ट। इनकम होता है ना कोई किसी को भी चैरिटेबल ट्रस्ट से, इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट, इनकम मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम बोल रहा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट का अगर इनकम होता है अंडर सेक्शन 12A में तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है,
वो एग्जेम्प्ट कब होता है? एग्जेम्प्ट तभी होता है इनकम ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट, जब वो इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट कब होगा? मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कम से कम अपना 85% जो भी वो कमाया वो उसको, जो भी उसका मोटिव है जिसके लिए वो चैरिटेबल ट्रस्ट को खोला गया था, तो उसके लिए वो खर्च करे। ठीक है, जैसे कि रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, चाहे जो जिसके लिए भी वो चैरिटेबल ट्रस्ट को खोला गया वो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा कम से कम 85%। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम 85% अगर खर्च कर दिया तो फिर उसका जो भी इनकम बनेगा वो 85% खर्च करने के बाद जो भी इनकम उसका है 15% वो रख करके एंजॉय कर सकता है, बट 85% उसको खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका इनकम एग्जेम्प्ट माना जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा तो इनकम ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है द नंबर ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इश्यूड सो फार। अभी तक आईसीडीएस कितना इश्यू हो चुका है? अभी तक आईसीडीएस 10 आईसीडीएस इश्यू हो चुका है। ठीक है, अभी तक 10 आईसीडीएस इश्यू हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम इज। अगर आप कार्ड गेम खेले और आप जीत गए, बट कार्ड गेम खेलने के लिए आप कुछ पैसा खर्च करना पड़ा, तो वो डिडक्ट होगा या ना होगा, या कुछ कंडीशन है या ना नो देगा। ठीक है, तो कुछ भी खर्चा किए आप, अगर आप लॉटरी में जीते तो उसके ऊपर पीछे आपको कुछ भी खर्चा हुआ है वो डिडक्शन नहीं होता है, जैसा कि आपको लोग अर्लियर क्वेश्चन में देख चुके थे। नॉट डिडक्टेबल, इसका आंसर होगा नॉट डिडक्टेबल। एक्सपेंडिचर आप करते हैं विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम में तो एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, सपोज डेट आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, आप विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम से, यहाँ पे विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम है, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम से 50,000 रुपया जीत गए। ठीक है, 50,000 रुपया विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम से जीत गए, बट इसके पीछे आपका कुछ खर्च लगा 10,000 रुपया, तो वो 10,000 रुपया खर्च जो भी किया 10,000, तो वो माइनस नहीं होगा। मतलब कि आपका जो भी 50,000 रुपये का 50,000 जीते ना, तो वही 50,000 आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा, आपको उतना के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। जैसा कि सेक्शन 194B में जो भी टीडीएस करता है ना 10,000 क्रॉस करने पे 30%, तो टीडीएस आपका 30% कट जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 हो गया, 29 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है टैक्स पेएबल बाय ए नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, टैक्स पेएबल बाय ए नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ ही हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,60,000 रुपया, बट ही हैज नॉट अदर इनकम। बोल रहा है कि वो नॉन रेसिडेंट इंडियन आदमी है, नॉन रेसिडेंट इंडिया है, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सॉरी नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो एलटीसीजी से इनकम कमाया है 2,60,000। ठीक है, और उसके बाद उसका कोई भी इनकम नहीं है, तो बताइए कि उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए। कल का क्लास में हम लोग ने मैंने बताया आपको कल बताया था कि आज ही फर्स्ट क्वेश्चन में आज ही बताया लगता है 21, आज ही क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए यहाँ पे था रेसिडेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे जब रेसिडेंट आज ही बताया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा कि अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल रहेगा ना तो उसका, अगर एलटीसीसी से यहाँ पे भी 2,60,000 रुपया मेंशन है, तो अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल रहेगा तो उसको जो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का जो फायदा मिलता है ना 2.5 लाख रुपया का, उसको मिल जाता है फायदा। बट अरे ही अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल रहा तो उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलता है, मतलब कि उसको 2,60,000 रुपया पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसको टोटल अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा जितना भी उसका एलटीसीजी का इनकम है। तो इसका एलटीसीजी का इनकम है 2,60,000 रुपया, तो एलटीसीजी का इनकम अगर इसका 2,60,000 रुपया है तो इसके ऊपर इसको देना पड़ेगा एलटीसीजी 20% का टैक्स लगेगा इसके ऊपर। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा इसका 52,000। ठीक है फ्रेंड्स, 52,000 इसका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा।
52,000, उसके ऊपर जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है वो भी लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52,000 प्लस सेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाँ, एक भी ये बात याद रखिएगा, मगर अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल रहेगा ना तो उसको कुछ भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फायदा उसको नहीं मिलता नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के। अगर इंडियन रेसिडेंट रहता तो इसको 2.5 लाख रुपया का एग्जाम्पशन मिल जाता है, मतलब 2.5 लाख रुपया, और जितना भी 2.5 लाख एग्जाम्पशन मिलने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसी पे टैक्सेबल होता है। बट नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को फायदा कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उसको टोटल अमाउंट पे उसको टैक्स देना पड़ता है एलटीसीसी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है स्टेक मनी ऑन ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस यहाँ पे रखिएगा, रेस हॉर्सेस है, हॉर्सेस नहीं है, रेस हॉर्सेस है। स्टेक मनी ऑन ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इज 70,000 एंड एक्सपेंस इनकर्ड 20,000, इट्स टैक्सेबल इनकम इज। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि टैक्सेबल इनकम कितना होगा, टैक्सेबल इनकम कितना होगा। तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगा इसका 50,000, टैक्सेबल इनकम इसका हो जाएगा 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, सॉरी। ये जो अगर यही जो दिया है रेस हॉर्सेस, ये अगर ये अगर हॉर्स रेसेस रहता ना, हॉर्स रेसेस रहता ना, तो फिर यहाँ पे भी जो एक्सपेंस था वो माइनस नहीं होता। हॉर्स रेसेस रहता तो माइनस नहीं होता। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन को घुमाया है कि आपका दिमाग घूम जाता है। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान से पढ़िएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर हॉर्स रेसेस रहता ना तो आपका एक्सपेंस माइनस नहीं होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो स्टेक मनी ऑन ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो रेस हॉर्सेस मतलब कि थोड़ा सा उल्टा कर दिया है बट को, तो रेस हॉर्सेस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उल्टा कर दिया, तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है इनकम टैक्स में, तो फिर इस क्वेश्चन में माइनस हो जाएगा। तो 70,000, ठीक है, तो 70,000 से आप माइनस कर दीजिएगा 20,000। 70,000 है ना, सही। सत्तर हजार से माइनस करिए, एक्सपेंस किया है 20,000, जीरो और पड़ेगा। चलिए 20,000 हो गया, 70,000 से माइनस कर दीजिए 20,000, बचेगा 50,000। ठीक है, बचेगा 50,000, तो आंसर हो जाएगा 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है रेंट रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स 2 लाख रुपीज, द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स 2 लाख रुपया, मतलब म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो आपका रेंट बना वो 2 लाख रुपया है। द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे जीएबी होता है ना, जीएबी, उसके जीएबी के बाद माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स।
जीएवी के बाद अब माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। आप जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स। रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल, मतलब म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने के बाद बोला है 2 लाख रुपया बचा है। म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने के बाद बोला है कि 2 लाख रुपया बचा है। मिनट, मेरे पास पैड नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। मैं डायरेक्ट आप लोग के लिए लैपटॉप से ही लिखता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे पास पैड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लैपटॉप से ही टाइप करता हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। थोड़ा मेहनत को अप्रिशिएट करिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ बेनिफिट तो होता नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। चलिए, रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स, रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स। देखिए, जीएवी से माइनस करने के बाद म्युनिसिपल टैक्स, जीएवी से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद 2 लाख रुपये आपके पास है। तो अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम आफ्टर हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा। तो जीएवी म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, तो जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो ये एनएवी का अमाउंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एनएवी का अमाउंट हो गया, जीएवी म्युनिसिपल टैक्स, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो ये एनएवी हो गया। अब इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में होता है ना, 24A में, में 30% होता है, ठीक है, 30%। तो आप इसमें से 30% माइनस कर दीजिए। तो 30% अगर इसमें आप माइनस कर रहे हैं 2 लाख रुपया से, सॉरी यहाँ पे 2 लाख रुपया होगा, हाँ 2 लाख रुपये से अगर आप माइनस कर रहे हैं 30%, तो हो जाएगा 1,40,000, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1,40,000। आप लोग समझ रहे होंगे, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 1,40,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन भी हो गया 1,40,000। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड रिसर्च बट रिसर्च नॉट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ बिजनेसमैन। तो इसका भी 100% मिल जाता है डिडक्शन, ठीक है, 100% ऑफ सच अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, तो याद करने की चीज है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट जो आपको मिलता है, छूट मिलता है अंडर सेक्शन 87A में, इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड्स 5 लाख रुपया। अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका इनकम अगर 5 लाख या उससे नीचे है, तो फिर वो रिबेट ले सकता है, ठीक है, 5 लाख तक रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A में, ठीक है। 87A में लिखा हुआ है कि 5 लाख तक आपका रिबेट मिल जाएगा, मतलब 5 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो आप रिबेट ले सकते हैं 87A में, और आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है, द पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर शैल बी। तो जो भोपाल का जो गैस लीक हुआ था ना, तो उसमें पूछ रहा है कि वो टैक्सेबल होगा, उसके लिए कुछ भी पेमेंट किया, जिससे गवर्नमेंट पेमेंट करता है ना, कुछ भी अगर कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो गवर्नमेंट पेमेंट करता है ना, तो फिर वो पूछ रहा है कि उसमें क्या टैक्सेबल होगा, वो अमाउंट के ऊपर। द पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर शैल बी, तो वो टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा, नॉन ऑफ द अबव होगा। वो एग्जेप्ट होता है, कुछ भी अगर डिजास्टर हो रहा है और उसके ऊपर आपको कुछ भी कंपनसेशन मिल रहा था, फिर उसके ऊपर टैक्स थोड़ी ना बनता है। सब अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब इसमें कोई भी टैक्स नहीं होता है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी एग्जेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू
2600, ठीक है, ये याद करने की चीज है सैलरी चैप्टर से आप लोग का। 2600 कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 2600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है ना, द टाइम लिमिट फॉर acquisition और कंस्ट्रक्शन ऑफ acquisition and construction of self occupied house property for claiming deduction of interest is रुपीज 2 लाख रुपीज होता है, ठीक है। जो भी आपका सेल्फ ऑक्युपाइड या हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो भी आप लेते हैं लोन वगैरह लेते हैं, तो फिर जो भी 2 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाता है, इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो पूछा यहाँ पे टाइम लिमिट पूछा है, तो टाइम लिमिट 5 साल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम लिमिट 5 इयर्स होता है। द टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, आप अक्वायर करेंगे मतलब खरीद लेंगे या फिर आप कंस्ट्रक्ट करवाइएगा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज 2 लाख रुपीज। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया गया, बट यहाँ पे बैठ के लीजिएगा। इंटरेस्ट इज रुपीज 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो टाइम लिमिट है वो 5 साल का है, ठीक है। टाइम लिमिट 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। 5 ईयर्स का टाइम लिमिट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का तो बी हो गया 5 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग टीसीएस। टीसीएस एक मोटर व्हीकल पे कब करता है? टीसीएस कब करता है? टीसीएस करता है 10 लाख से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं, 10 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट कर रहे हैं ना कोई भी आप मोटर व्हीकल खरीदने पे, तो फिर आपको टीसीएस काटना पड़ता है। टीसीएस कटता है, काटना नहीं, टीसीएस कटेगा आपका, ठीक है। टीसीएस कटेगा 10 लाख से ज्यादा का अगर कोई भी मोटर व्हीकल कर रहे हैं तो खरीद रहे हैं ना मोर देन 10 लाख रुपीज का, तो टीसीएस करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी 10 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 39 में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है इंटरेस्ट रेट ऑन रिफंड एज पर सेक्शन 244A। 244A का जो रिफंड का जो रेट होता है वो 6% होता है और सेक्शन 1A का होता है वो 3% होता है, ठीक है। तो इसका 6% और इसका 1%, ठीक है। तो दोनों मिला करके 9% हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए इसका हो जाएगा 6%, ठीक है, और इसका हो जाएगा 3%, ठीक है। दोनों को ऐड करके आएगा 9%, ठीक है। ये 9% हो गया। इंटरेस्ट रेट ऑन रिफंड एज पर सेक्शन 244A सब सेक्शन 1A, 244A का होता है रेट होता है 6% रिफंड का रेट होता है, और 1A जो कि इनकम टैक्स छोड़ती अलग से आप लोग को रिफंड का जो रेट उन लोग का 3% वो होता है। तो 6 + 3 9%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी 9%, ठीक है। अब हम लोग 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। 80EE का जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन आपको मिलता है वो कितना मिलता है? वो मिलता है 50,000। ये भी बता दूं, ये जो 80EE का जो आपको क्वांटम डिडक्शन मिलता है ना 50,000, वो 2 लाख रुपया जो आपको ऊपर आप जो देखे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया था, बट ऐसे आप जान लीजिए कि जो भी सेल्फ ऑक्युपाइड में जो आपका लेते हैं तो उसमें आपको जो 2 लाख रुपया का वहाँ आपको डिडक्शन मिल जाता है। और फिर ये जो 50,000 रुपया मिलता है ना, ये भी हॉस के लिए ही है, न्यू हॉस के लिए ही है। तो इसमें आपको 50,000 रुपया का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये 50,000 रुपया ऊपर से है, 2 लाख रुपया वहाँ हो गया, फिर 50,000 रुपया, 50,000 रुपया यहाँ भी आपको डिडक्शन 80EE में मिल जाता है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE में 50,000 का डिडक्शन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें क्वेश्चन नंबर
1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा, वहाँ से आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर और भी बता दूँ, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ लॉ वगैरह का, लॉ का MCQ टोटल मोर देन 10 वीडियो सब मैं अपलोड कर चुका हूँ लॉ का। तो अगर आप नए देखें तो जा करके ज़रूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, मेरे को तो कुछ मिलता है नहीं, बट मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए आप लोगों से कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए और थोड़ा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा नीचे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी कि हाँ मैं कुछ आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे चीज़, बहुत फैसिलिटी मिलता है आपको, आप लोग के लिए। मैं MCQ क्वेश्चन फॉर ऑल द पेपर्स फ्रॉम CMA इंटरमीडिएट, और फाइनल का तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, अभी इंटरमीडिएट में स्टार्ट किया हूँ अपलोड करना, और इसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए हर एक चैप्टर वाइज भी DT का भी अपलोड करूँगा। जैसे कि मैं CMA इंटरमीडिएट वालों को ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी था ना लॉ का मैं चैप्टर वाइज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें भी अभी तो मैं मिक्स जो भी है क्वेश्चन MCQ वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा चैप्टर वाइज भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों को चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लग रहा है, और भी कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्त लोग के साथ, जितना व्यूज़ आता है ना उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग के लिए कल अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।